एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान में जीवन। चलिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। रेगिस्तान में जीवन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं रेगिस्तान होता क्या है। तो यह एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क मतलब सूखा प्रदेश है, जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यानी कि एक ऐसा सूखा प्रदेश जहाँ पर या तो बहुत अधिक तापमान होता है या बहुत ही कम तापमान होता है। और विरल मतलब होता है कहीं कहीं पे पेड़ पौधे होते हैं। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, कहीं कहीं पे पेड़ पौधे होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके तो अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या सुधार की संभावना है या अलग तरीके से वीडियो बनानी चाहिए। ये फर्स्ट सीरीज़ है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की सेकेंड सीरीज भी मैं शुरू करूँगा इस सीरीज़ के ख़त्म होते ही, और उसमें मैं आपको नोट्स के थ्रू आपको करवाऊँगा। और देखता हूँ तब तक अगर मेरी टेक्निकल इशू सही हो जाती है तो उसके बाद मैं आपको बोर्ड के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए आगे चलते हैं। आज शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। अध्याय 5 में आपने क्या पढ़ा है कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए क्या है? जल ही जीवन है। जल के बारे में हमने पढ़ा था। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों यानी कि जो जानवर हैं उनको चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, यानी कि देखिए फसल को उगाना है तो उसमें सिंचाई करनी पड़ती है और उसके लिए आपको क्या चाहिए? जल चाहिए। तो जहाँ एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन क्या होगा? कठिन ही होगा, मतलब मुश्किल होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग बहुत ही कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। यानी कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा है और तापमान कहीं पे बहुत ही कम है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति यानी कि बहुत कम पेड़ पौधे और चरम तापमान होता है। चरम तापमान का मतलब होता है कि या तो बहुत ही कम तापमान होता है या बहुत ही अधिक तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं। रेगिस्तान के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह एक ऐसा सूखा प्रदेश होता है जहाँ का तापमान या तो उच्च होता है या निम्न होता है। अगर उच्च तापमान है तो उसको गर्म रेगिस्तान कहते हैं। अगर निम्न तापमान है यानी कि बहुत कम तापमान है, तापमान माइनस में चला जाता है, तो उसे हम ठंडे रेगिस्तान कहते हैं। तो इसमें देखिए आपके अध्याय में दिया हुआ है गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं, विश्व का मानचित्र तो नहीं, अफ्रीका का मानचित्र यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपका अफ्रीका का है, मतलब सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है ये, भूमध्य सागर से कुछ ही दूरी पे। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये आगे क्या दिया हुआ है? उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का अभी हमने देखा, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह संसार में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.5 लाख यानी कि 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी रेगिस्तान है। राजस्थान में जैसलमेर इत्यादि उसी रेगिस्तान के अंतर्गत ही आता है। तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्या कौन सी जगह फैली हुई है? क्या फैला हुआ है? तो रेगिस्तान फैला हुआ है।
क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर एक्यूरेट क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यानी कहने का मतलब है लगभग इसको आप 33 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हो। 3.2 यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये मिस प्रिंट है थोड़ा, ये 32 लाख है, 32.87 लाख कह सकते हो, 32.8 भी आप कह सकते हो। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब है क्या कि ये जो है ना हमारे भारत का लगभग 2.5 से 3 गुना क्षेत्रफल है जिसमें कि ये रेगिस्तान फैला हुआ है। यानी कि भारत के क्षेत्रफल का देखिए 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, और ये फैला हुआ है 8.5 लाख किलोमीटर। तो इसका मतलब यह है कि ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.5 से 3 गुना क्षेत्रफल है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। अब ये कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। अब जरा हम इसको यहाँ पे मानचित्र में देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बगल में यहाँ पे है ये मोरक्को, और उसके बाद है ये मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, और एक और देश है। कौन सा देश है यहाँ देखते हैं? नाइजर। नाइजर हमने देखा, नाइजर ये रहा, और उसके बाद मोरितानिया भी देख लिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। देखिए ट्यूनीशिया ये है, ये भूमध्य सागर के पास ये वाला जो है ये है ट्यूनीशिया। तो इस तरीके से 11 देशों से ये सहारा मरुस्थल घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। रेत का जैसे ही रेगिस्तान सामने आता है तो वैसे ही रेत का नज़ारा होता है। लेकिन सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वहाँ बजरी है। बजरी किसको कहते हैं? तो बजरी कहते हैं जब मिट्टी एकदम सूख के बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। तो ये बजरी है, और नग्न चट्टानों वाली सतह से उत्थित पठार है, यानी कि खुले चट्टान है तो उससे उठा हुआ ये कुछ इस तरीके से ये चट्टान भी है। यहाँ ये चट्टानी सतह कुछ स्थान पर 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। अब देखिए, एक आश्चर्यजनक बात है कि आज जो सहारा रेगिस्तान है वो एक समय ऐसा था कि वहाँ पे हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि यहाँ नदियाँ और मगरमच्छ भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ सामान्य जानवर थे, यानी कि यहाँ के लिए जनरल था। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क यानी कि सूखा प्रदेश में बदल दिया। इसलिए किसी भी स्थल के साथ ऐसा हो सकता है अगर हम लोग सतर्क ना रहे तो। अब आगे देखिए, यहाँ की जलवायु को हम देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत ही गर्म और शुष्क है, यानी कि सूखा है। यहाँ की वर्षा ऋतु थोड़े समय के लिए होता है। अल्पकाल यानी कि अल्प मतलब होता है थोड़ा, काल मतलब समय, यानी कि थोड़े समय के लिए यहाँ पे वर्षा ऋतु रहती है। यहाँ आकाश बादल रहित, यानी कि बादल नहीं, यहाँ के आकाश में बादल नहीं होता है। निर्मल यानी कि साफ होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा, यानी कि नमी जो इकट्ठा हो, सेब हो, संचय मतलब सेब होना, नमी सेब होने के बजाय ये बहुत जल्दी जल्दी वाष्पित हो जाती है, यानी कि वाष्पीकरण इसका बहुत तेज़ होता है, एवेपोरेशन इसका बहुत तेज़ होता है। दिन बहुत ही गर्म होते हैं,
दिन के समय तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे देखिए इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट, एक तथ्य कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली, लीबिया और दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में रिकॉर्ड किया गया था। वो था 57.7 डिग्री सेल्सियस। तब आगे हम इसमें बढ़ते हैं। रेत और देखिए 50 डिग्री सेल्सियस से वे ऊपर पहुंच जाता है। इससे होता क्या है कि रेत और जो खुली हुई चट्टानें होती हैं बहुत ही अधिक गर्म हो जाती है। इसके तापमान का फैलाव भी, विकिरण यानी कि फैलाव जो होता है वो चारों तरफ होता है, जिससे सब कुछ गर्म हो जाती है। अब देखिए रेत की और चट्टान की एक खासियत है कि जितना ज़्यादा दिन में गर्म होगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतनी ही रात में उतनी ही तेज़ी से उसका तापमान घटेगा। और ये घट के देखिए ऐसे बढ़ा, लेकिन घट के ये इससे भी नीचे चला जाएगा। तो इसलिए हिमांक बिंदु, यानी कि हिमांक का मतलब होता है वह बिंदु जिस पर हिम यानी कि बर्फ जमना शुरू हो जाता है। जल का वह तापमान जिस पर जल जमना शुरू हो जाता है उसको हिमांक बिंदु कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात कैसे हैं, यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं और यहाँ पे कौन कौन से जानवर रहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सहारा रेगिस्तान में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, मरुद्यान क्या होता है? वह स्थल जहाँ पे जल उपलब्ध है उसको मरुस्थल का, यानी कि रेगिस्तान का वह स्थल जहाँ पे जल की उपलब्धता है उसे मरुद्यान कहते हैं। तो मरुद्यान में खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। हरित मतलब हरा भरा द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप के अलग अलग जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ की प्रमुख जीव जंतु है। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। इससे क्या होगा, आखिर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे किसी समय क्या था, नदियाँ थी या तालाब हुआ करता था, इसलिए तभी तो उसमें मछलियाँ रही होंगी, क्योंकि मछलियाँ पानी में ही रहती हैं। अब यहाँ के लोग कैसे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु, यानी कि कष्ट देने वाली जलवायु में भी अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं जो अलग अलग क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, तुआरेग ये जातियां हैं, निवास करते हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। चलवासी जनजाति किसे कहते हैं? चलवासी मतलब जो कुछ समय के लिए एक जगह पे रहते हैं, फिर वहाँ के संसाधन समाप्त, वहाँ के संसाधन जब हो गए समाप्त तो फिर उसके बाद जाना दूसरी जगह चले जाते हैं अपनी भेड़, बकरी, ऊंट या घोड़े के झुंड के साथ। इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है? दूध मिलता है। उनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई बनाने के लिए, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यानी कि सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए। सहारा मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुद्यान मैंने आपको बताया था, मरु उद्यान यानी कि मरे हुए स्थल में जब उद्यान यानी कि जो जल की उपलब्धता के कारण वहाँ पे उद्यान लगता है उसे मरुद्यान कहते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण
से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यानी कहने का मतलब है अल्जीरिया में तेल है, लीबिया में भी है, मिस्र में भी है। तो ये यहाँ की भी जलवायु बहुत तेज़ी से बदल रही है और ये सहारा रेगिस्तान में परिवर्तित हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं? लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब देखिए आगे इसमें हम बढ़ते हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, मस्जिदों से भी ऊंचे यानी कि भवन यानी घर है बने हुए, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग जिसको हाईवे हम लोग कहते हैं बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों की स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग, ये तुआरेग जनजाति है, विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। गर्त यानी गड्ढा बन जाता है, और जहाँ गर्त में भूमिगत जल यानी कि जो नीचे ज़मीन के अंदर जो जल होता है वो सतह पर आ जाता है और वहीं मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी मरुद्यान असामान्य रूप से बहुत बड़ा भी होता है, जैसे मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान है, जो कि एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 13,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि अगर भारत के राज्यों से तुलना करें तो ये आप कह सकते हो कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का कुछ हिस्सा आप जब मिला दोगे, दिल्ली और हरियाणा का हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा मिला दोगे आधा से ज़्यादा, तो आपका जितना क्षेत्रफल बनेगा उतना क्षेत्रफल ये मरुद्यान का है। उसके बाद आगे हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा गर्म रेगिस्तान के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडे रेगिस्तान के बारे में जिसका नाम है लद्दाख। अब लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश, पर्वतीय दर्राओं वाला देश। जम्मू एवं कश्मीर में के पूर्व में बृहत यानी बहुत बड़े हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। जरा यहाँ पे देख लीजिए, मानचित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये लद्दाख है, ये सियाचिन हिमनद, इंडस नदी यानी कि जिसको सिंधु नदी कहा जाता है, श्योक नदी है ये, कारगिल, और फिर उसके बाद ये देख रहे हैं हो गए, ये श्योक है, ये देहरा गोम पास है, और जास्कर श्रेणी ये जो है ना, ये उत्तर में आपका है, ये कौन सा, काराकोरम पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में जास्कर, दक्षिण में यहाँ दक्षिण में इसके आसपास यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों में महाखड्ड यानी कि गॉर्ज का निर्माण करती हैं। महाखड्ड यानी गॉर्ज क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच में घाटियाँ जो होती है उसे महाखड्ड कहते हैं यानी गॉर्ज कहते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ यानी कि बर्फ़ की नदियाँ हैं,
जैसे कि ग्रेंगो हिमानी, ये भी एक हिमानी है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3000 मीटर से लेके काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। यानी कि ये जो है ये कारगिल है, यहाँ पे 3000 मीटर ऊंचाई है, और ये जो है काराकोरम मंडल यहाँ पे 8000 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखें, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु बहुत अधिक शीतल और शुष्क यानी कि सूखा होता है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की बहुत अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि दिन में तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दिन में भी बहुत अधिक ठंडा है, जबकि रात में तो -30 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रा सोचिए इसमें कि जब जनवरी के महीने में हम लोग इतनी ठंड महसूस करते हैं कि उस समय में जितने कपड़े हम पहन लेते हैं उन्हीं कपड़े, तब भी हमें ठंड लगती है, आग जलानी पड़ती है। तो यहाँ पे तो -30 डिग्री सेल्सियस से चला जाता है रात में तापमान, और ठंड के मौसम में तो -40 डिग्री हो जाता है सेल्सियस, नीचे चला जाता है यहाँ का तापमान। यह जो है ना वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है। वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ पे बारिश न के बराबर होती है, यानी कि बहुत कम बारिश होती है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो वह क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों की अगर आप सूची बनाओगे तो उसमें एक द्रास का नाम आता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। द्रास इसी लद्दाख में स्थित है। लेह लद्दाख की राजधानी है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपका पैर छाया में हो, तो आपको उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि आप उससे, उष्माघात क्या होता है? उष्माघात मतलब गर्म, जिसको कहते हैं ना गर्म और ठंडे की चपेट लग जाना, यानी ठंड मार जाना। गर्म का चपेट, और तुषार उपघात का मतलब है ठंड भी लग जाएगा, गर्म और ठंड एक साथ लग जाएगा। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हिम भूमि, यानी कि बर्फ की भूमि। अब हम लोग जानते हैं, अभी हमने इससे पहले जाना था सहारा में किस तरह की वनस्पति है, यानी किस तरह के पेड़ पौधे हैं और किस तरह के प्राणी वहाँ पे रहते हैं। अब हम जानेंगे कि लद्दाख में किस तरह की वनस्पति है और किस तरह के प्राणी जात हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण, यानी कि बहुत अधिक सूखा होने के कारण वनस्पति क्या है, बहुत कम है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। सरपत पेड़ का नाम है और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। पॉपुलर जिससे कि बल्ला बनाया जाता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, यानी कि उसमें नए नए पत्ते आते हैं। पल्लवित होना यानी कि नए नए पत्ते आना, पल्लवित होते हैं यानी नए नए पत्ते आते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं। इसमें पक्षियां कौन कौन सी है? रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं होप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इसमें कुछ प्रवासी पक्षी हैं। अब प्रवासी पक्षी कौन सी होती है? तो वह पक्षी जो मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह रहती हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। होप यहाँ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी,
जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के कुत्ते यानी कि यहाँ जो हमारे आसपास जो कुत्ते होते हैं इससे अलग कुत्ते होते हैं वह। इन पशुओं को ये लोग दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पालते हैं। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। विलुप्त प्राय यानी कि विलुप्त होने के कागार पे हैं, यानी समाप्त होने के कागार पे हैं। इसका शिकार किया जाता है किस लिए? तो शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है। और ये शाहतूश नामक ऊन जो है ना वजन में हल्का होता है और बहुत अधिक गर्म होता है। हल्का फुल्का होता है लेकिन गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, सरपत से बनाया जाता है और पॉपुलर से भी बनाया जाता है। पॉपुलर से हारमोनियम की पीटी इत्यादि बनाई जाती है क्योंकि ये वज़न में हल्के होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में अब हम जानते हैं। लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं क्या? बिल्कुल समानता होती है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, यानी कि बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत यानी गोम्पा के साथ स्थित है। गोम्पा परंपरागत मठ को कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ है जैसे हेमिस, थिक्से, से और लामायुरो, जिसमें से एक आप देख सकते हो थिक्से मठ का ये चित्र है। ये है थिक्से मठ। उसके बाद यहाँ देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी यानी गर्मी के मौसम में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यानी कि यहाँ पे ठंड के मौसम में बहुत अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं ताकि ये जन त्यौहार में लगे रहते हैं, इसलिए इनको ठंड कम महसूस हो। यहाँ की महिलाएं बहुत अधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घरों एवं खेतों में ही काम नहीं करती, यानी घरों में और खेतों में काम करने के साथ साथ छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और यहाँ की क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि प्लीज़ आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। यदि आपको नहीं पता तो मैं इसको भी भारत के प्रमुख दर्रों की भी एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दूंगा, तो ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या आपको मानचित्र के द्वारा हिमालय के प्रमुख भारत के प्रमुख दर्रों को बताना आवश्यक है? क्या बताना चाहिए या नहीं? और वैसे प्रयास ये करें कि आप खुद स्वयं बताएं तो ज़्यादा बढ़िया है, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।